प्रिय बच्चों, आज हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं तथा आयनिक यौगिक के विषय में अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग धातुओं के प्राप्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, धातु एवं अधातु आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए कुछ तत्वों का हम लोग उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ उत्कृष्ट गैसों का उदाहरण लेते हैं। उत्कृष्ट गैस जैसे सबसे पहला क्या है, हीलियम। हीलियम हीलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, He। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कितना हो जाएगा, K कोष्टक में कितना होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है और K की पूरी क्षमता कितनी होती है, 2 होता है। तो देखिए बाह्य कोष्टक या संयोजकता कोष्टक जो है वह क्या है, पूर्ण भरित हो गया, पूरी तरह से भर गया। इसी तरह हीलियम के बाद नियोन देखते हैं। नियोन कितना होता है, 10। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो K सेल में कितना, 2 और L सेल में कितना, 8। तो देखिए ये भी उत्कृष्ट गैस या इसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस जो है वो क्या है, यहां या तो बाह्य कक्ष भर गया या यहां 8 आ गया, अष्टक आ गया। अष्टक बाह्य कक्षा में कितना आ गया, अष्टक आ गया। इसी तरह से देखिए नियोन के बाद आर्गन लेते हैं। आर्गन कितना है, 18। इसका भी कितना होता है, 2 8। K सेल में कितना, 2 8 और M सेल में भी 8 होता है। तो यहां भी बाह्य कोष्टक में देखिए 8 आ गया। इसके बाद होता है आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का होता है 36। तो इसका कितना हो गया, 2 8 18 और N सेल में कितना हो जाएगा आपको, यहाँ 8। तो देखिए हमने यहां ये देखा कि जो उत्कृष्ट गैस हैं उनके उत्कृष्ट होने का एक जो कारण यहां दिख रहा है, या तो बाह्य कोष्टक क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से भरित होना चाहिए अथवा अष्टक होना चाहिए। तो यह देखा गया कि जब रिएक्शन होता है तो सारे तत्व क्या प्रयास करते हैं कि अपने जो नजदीक का अक्रिय गैस है, शिथिल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, उसके जैसा अपना बाह्य कोष्टक को कर लिया जाए, या संयोजकता कोष जो होता है या बाह्य कोष है वह अपने नजदीकी अक्रिय गैस जैसा होना चाहता है। तो इस प्रकार से धातुएं एवं अधातुएं अभिक्रिया करती हैं। जैसा कि उत्कृष्ट गैसों में हम लोगों ने देखा कि उनके बाह्य कोष या तो पूर्ण भरित होते हैं या अष्टक होता है। जैसे देखिए K सेल, आप 9वीं कक्षा में पढ़े हैं कि बाह्य कोष जो K सेल रहेगा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना हो सकता है, 2n² और K सेल नंबर 1 सेल है तो 2 का हम लोग 1² कर दें तो कितना हुआ, 2 हुआ। तो इस तरह बाह्य कोष जो K सेल है हीलियम का, इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 ही आ सकता है, 2 ही आ सकता है। इस वजह से हम लोग इसका देख रहे हैं कि बाह्य कोष्टक पूरा है। या इन लोगों का देखिए तो कितना है, अष्टक होता है। इन सभी में देखिए नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए तो बाह्य कोष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब इनका अष्टक रहता है। तो इस तरह से हमने देखा क्या, जैसा कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों का संयोजकता कोष या बाह्य कोष पूर्ण भरित होता है या अष्टक होता है। क्या होता है, बाह्य कोष पूर्ण भरित हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, अष्टक होता है। यह उनके अक्रिय अथवा शिथिल होने का मुख्य कारण है, या उत्कृष्ट गैस होने का मुख्य कारण है। क्या कारण है, या तो बाह्य कक्ष पूर्ण भरित होगा या अष्टक होगा। अतः तत्व मतलब धातुएं एवं अधातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपने नजदीक के अक्रिय गैस जैसा होना चाहते हैं। अतः तत्व अभिक्रिया के दौरान क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उतना लेना पड़े या उतना ही देना पड़े जिससे कि वह अपने नजदीक के
या निकटतम उत्कृष्ट जैसा बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यही उनका अभिक्रिया करने का टारगेट होता है, मतलब यही उनका अभिक्रिया करने का उद्देश्य होता है। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। आप ध्यान दीजिए, हम लोग परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, और परमाणु भार को कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, तो परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं और परमाणु भार ऊपर लिखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना है, 11, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो कितना होगा, 281। अब देखिए सोडियम क्या करेगा ताकि यह अपने नजदीक का उत्कृष्ट गैस हो जाए। तो नजदीक का उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। तो वैसा होने के लिए सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, 28 हो जाएगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखिए यहां सोडियम में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है -1 चार्ज, और यहां +1 चार्ज, मतलब +1 आवेश होता है, और यहां एक पर -1, तो 11 माइनस हो गया और 11 प्लस हो गया, तो टोटल चार्ज सोडियम पर कितना, 0। लेकिन यहां देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और प्रोटॉन कितना हो गया, 11। तो इसके वजह से -10 चार्ज हुआ और इसके वजह से +11, तो ओवरऑल चार्ज सोडियम पर कितना आ जाएगा, +1। ओवरऑल सोडियम पर चार्ज कितना आएगा, +1। ऐसे हम लोग चार्ज देखते हैं। तो देखिए यह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस कौन सा है, नियोन। नियोन जैसा होने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, दे दिया, बाहर निकाल दिया, जिससे यह क्या हो गया, उत्कृष्ट गैस जैसा हो गया। इसी तरह दूसरा लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का देखिए, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग देखें तो कितना है, 287। तो 287 है। ये क्या करता है, आपको क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करता है, यहां ये क्या करेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने हो जाएगा क्या, 288। और देखिए जो तत्व हैं उनको संकेत के रूप में जब हम लोग यौगिक लिखेंगे, तो यौगिक में संकेत के रूप में लिखने के लिए बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे डॉट या फिर कट के थ्रू हम लोग दिखा देते हैं, डॉट या कट के थ्रू। तो यहाँ बाह्य कोष्ठक में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट दे दिए। यहाँ देखिए बाह्य कोष्ठक में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम 7 डॉट दे देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट दे देंगे। डॉट दीजिए या फिर क्रॉस दीजिए, आपकी चॉइस, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद कितना हो गया, यहाँ देखिए पहले से 7 था, एक और आ गया तो 8 आ गया। अब देखिए ये बाह्य कोश क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हो गया। और देखिए यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, इसलिए चार्ज इस पर कितना है, 0। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 17 प्रोटॉन है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक प्रोटॉन की वजह से +1 तो 17 की वजह से +17, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1, 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से -18, तो टोटल चार्ज यहाँ कितना हो गया, टोटल चार्ज -1। तो क्लोरीन पर कितना, -1। सीधे शब्दों में समझिए, अगर जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उतना +1 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है। तो 0 चार्ज था सोडियम पर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया इसका मतलब +1 है। क्लोरीन पर 0 चार्ज था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, मतलब एक -1 अंदर आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऋणायन कितना हुआ, 1 हुआ, मतलब -1 चार्ज हुआ। अब इसको हम लोग सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन देखते हैं। अभी हम लोगों ने उन्हें देखा एक एक करके, लेकिन अब दोनों को साथ साथ देखते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 11 है और इनका 17 है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपने देखा है कितना,
281 और इनका कितना हो जाएगा 287। तो यहां 1 डॉट हुआ और यहां कितना 7 डॉट हुआ, क्योंकि यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोष्ठक में, मतलब संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाए तो देखिए यह 8 हो जाएगा और यह भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि सोडियम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो +1 हो गया, और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यह क्या हो गया अष्टक हो गया और यह भी माइनस हो गया। और इस तरह से इसका Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2 8, और क्लोरीन का क्या हो गया 2 8 8। तो देखिए यह सोडियम अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस नियोन जैसा हो गया और यह क्लोरीन अपने निकटतम गैस आर्गन जैसा हो गया, और दोनों को अष्टक मिल गया, इसलिए ये एक स्थिर यौगिक बना लिए। और यहाँ आयन के रूप में है इसलिए इन्हें हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर आयंस है इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, या फिर वैद्युत रसायन भी कहते हैं, वैद्युत रासायनिक यौगिक भी कहते हैं। तो इस तरह अभिक्रियाएं होती है, इस तरह अभिक्रियाएं होती है। मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था यह क्या हुआ क्लोरीन में चला गया तो अष्टक मिल गया। इसी तरह अब हम लोग Mg तथा क्लोरीन के बीच में रिएक्शन देखते हैं। तो Mg का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखिए तो कितना है 282, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 12 होता है, और क्लोरीन का आपको पता ही है कितना होता है 287। तो अब देखिए यहां पर समस्या ये है कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, लेकिन क्लोरीन कितना लेगा 1 ही ले सकता है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सीधा सा मतलब ये है कि Mg में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन से अगर यह अभिक्रिया करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना क्लोरीन होना चाहिए, कितना यहां क्लोरीन होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 ही क्लोरीन ले सकता है, तो क्लोरीन कितना होना चाहिए यहां 2 होना चाहिए। क्लोरीन कितने हो सकता है 2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही 1 क्लोरीन ले सकता है। तो अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही है। तो अब यहां क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या हो गया यहां पर Mg क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 282, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा 28 नियोन जैसा हो गया, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +2 आ गया। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन पर क्या था 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने पहले ही बताया आप डॉट के रूप में ले लीजिए या फिर क्रॉस के रूप में ले लीजिए, मतलब कट के रूप में ले लीजिए। तो यहां देखिए हम दोनों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग सिर्फ इसलिए दिखाए हैं ताकि समझने में इजी हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग तत्व में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की आकृति होती है, ऐसा नहीं है। अब देखिए तो क्लोरीन में यहां 7 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन किसका आ गया इस Mg का आ गया। दोनों क्लोरीन का क्या हो गया, दोनों क्लोरीन का जो हमारा ये था आपको यही आपको बाह्य कोष्ठक है, इसका मतलब दोनों में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 287 था, तो इस इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो गया 8 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर 1 माइनस चार्ज हो गया। दूसरे वाले क्लोरीन के लिए भी वही हो गया, तो हम लोग क्लोरीन का पहले 2 लिख देते हैं और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं MgCl2, MgCl2। तो यहां हम लोग ऐसे लिखते हैं, हमें ये वेल नोन है कि यहां पर क्या है चार्ज है, आवेश है, हम लोग भले ही ऐसे लिख देते हैं लेकिन यहां भी आवेश है। इसी तरह अगर आप देखें कैल्शियम का भी है, कैल्शियम का क्या है एटॉमिक नंबर कितना 20 होता है, आपको इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा यहां 2
8 8 2 होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ कितना है 7 है, क्लोरीन के साथ यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है तो 2 क्लोरीन अभिक्रिया करेंगे, 2 क्लोरीन यहाँ अभिक्रिया करेंगे और करके क्या होगा, यहाँ कैल्शियम +2, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 288 288 हो गया। और क्लोरीन का क्या हो गया, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 288 हो गया। ये भी आर्गन जैसा हो गया, यह भी आर्गन जैसा उत्कृष्ट गैस जैसा हो गया। और यह कितनी संख्या में है, 2 की संख्या में है, एक माइनस चार्ज है 2 की संख्या में है, तो हम ब्रैकेट करके बाहर 2 लिख दिए और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं CaCl2। तो यह एक दूसरा आयन का यौगिक हो गया। तो यहाँ देखिए तब तो आपस में मतलब धातु एवं अधातु वैसे अभिक्रिया करते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं जिससे नजदीक वाला निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसे हो जाए। अब देखिए Mg तथा ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया करके देखते हैं क्या होगा। Mg का परमाणु क्रमांक 12, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 और 6 होगा। मतलब देखिए ये नजदीक वाले उत्कृष्ट गैस के पास पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इनको देना है और इनको नजदीक वाले उत्कृष्ट जैसा होने के लिए 2 लेना है। तो कैसा अभिक्रिया होगा, Mg और ऑक्सीजन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 2 और इनका हो गया कितना 2 और 6। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहां से उठ के कहां चला गया, इनमें चला गया, मतलब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इनमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है। और यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ उठ के चला गया यहां पर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा Mg का कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन जो थे दोनों इसमें आ गए, दोनों इसमें आ गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 2 8। देखिए दोनों कैसा हो गया, नियॉन जैसा हो गया, दोनों नियॉन जैसा हो गया अपने नजदीक वाले उत्कृष्ट गैस जैसा। अब देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से इस पर कितना आ गया 2 प्लस चार्ज आ गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए 2 माइनस चार्ज आ गया। तो आप ऐसे लिखिए या फिर इनको Mg2+ लिख दीजिए, Mg2+ एंड ऑक्सीजन कितना 2-, और इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आपको यौगिक बनते हैं। और सिमिलर वे में कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आप प्रैक्टिस कीजिएगा सेम वे में। और देखिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में। तो एल्यूमिनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, यहां हो जाएगा कितना, ये हो गया Klm 2 8 3। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है 3, और क्लोरीन कितना लेगा, क्लोरीन कितना लेगा, तो देखिए इनका होता है 2 8 7। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और एक क्लोरीन जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब यह 3 देना चाहता है लेकिन ये 1 लेगा। तो कितना क्लोरीन और कितना एल्यूमिनियम रहेगा, एक एल्यूमिनियम रहेगा तो क्लोरीन कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 लोगों को 1 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए अगर हमारा एल्यूमिनियम है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Klm 2 8 3, तो यहां पर 3 क्लोरीन आएंगे और यहां कितना डॉट रहेगा 3 डॉट रहेगा, 3 डॉट रहेगा, और क्लोरीन कितना रहेंगे 3 रहेंगे। आप क्रॉस से लीजिए या डॉट से लीजिए, मतलब बिंदु से दिखाइए या फिर कट लाइन से दिखाइए, एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 3 क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन हो गया, यहां हमने ले लिया 3 क्लोरीन। अब देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इस तरह से एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 3+, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2 8, नियॉन जैसा हो गया, अष्टक मिल गया, शिथिल हो गया।
और क्लोराइड आयन क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, और बढ़ गया तो इस पर क्या हुआ, -1। और ये लोग कितने हैं, तो 3 लोग हैं, तो इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, देखते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, हर क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 2 8 8। और इस तरह से हमारा यौगिक क्या हुआ, AlCl3, यौगिक को हमारा AlCl3। तो इस तरह से आप यौगिक लिखने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों ने इन आयनिक यौगिकों को पढ़ा, जैसे NaCl, भले ही हम लोग NaCl लिखते हैं लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्या है, इन पर चार्ज होता है, हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन अभी आपने अध्ययन किया कि इन पर +1 चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। इसी तरह MgCl2 देखिए, Mg पर कितना चार्ज होता है, हम लिखते हैं MgCl2, लेकिन यह हम लोगों को वेल नोन है, यह एक्सेप्टेड है, हम लोग भले ही चार्ज छोड़ देते हैं लेकिन हम लोग अब इसे जानते हैं, इस पर +2 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है, मतलब आवेश, इस पर चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश कहते हैं। तो देखिए, जिन पर आवेश आपको धन होता है उसे हम लोग धनायन कहते हैं, धन प्लस आयन, धन आवेश होने पर धनायन कहते हैं और ऋण आवेश होने पर ऋणायन कहते हैं। तो देखिए, आयनिक यौगिकों का गुण धर्म अब हम लोग देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म में सबसे पहला है भौतिक अवस्था। तो देखिए, यह जब धनायन एवं ऋणायन होते हैं तो उनके बीच में बहुत ही आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि उनका आवेश विपरीत है, और विपरीत आवेश के बीच में क्या होता है, आप जानते हैं, बहुत ही मजबूत आकर्षण बल लगता है। तो देखते हैं यहाँ भौतिक अवस्था, इनके धनायन एवं ऋणायन के बीच में मजबूत आकर्षण बल होने के कारण ये ठोस अवस्था में होते हैं तथा कठोर होते हैं, ये भंगुर होते हैं, दाब पड़ने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये क्यों ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये ऋणायन एवं धनायन के बीच में आकर्षण बल जो होता है, आयनिक आकर्षण बल, वह क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं या आयनिक आकर्षण बल, यह बहुत ही मजबूत होता है। इस वजह से ठोस होता है, कठोर होता है, परंतु भंगुर भी होता है, जो थोड़ा दाब पड़ने पर टूट जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों का अधिक होता है, क्योंकि इनके अंतर आयनिक आकर्षण बल, मतलब एक से अधिक आयन रहेंगे, जैसे यहाँ Na+Cl- फिर क्या है, Na+Cl- कई सारे रहते हैं, तो आयनों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। अंतर आयनिक आकर्षण बल, मतलब आयन्स के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और मजबूत होने के कारण जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत होती है और उन्हें अलग अलग करने में अधिक ऊष्मा लगेगा, तो क्वथनांक एवं गलनांक भी क्या होगा, उच्च होगा, मतलब तापमान अधिक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक, जिसे हम लोग आयनिक यौगिक भी कहते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक यौगिक जो कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि में अघुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक, परंतु डीजल, केरोसिन, पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, जो भी हमारे पास विद्युत आती है तार के सहायता से, उसके लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है या आयन होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, जो कि एक स्थान से दूसरी जगह पर जा सके, मतलब गमन कर सके। मतलब विद्युत चालकता के लिए इलेक्ट्रॉन या आयन का होना, गमन होना जरूरी है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कुचालक होते हैं, आयनिक यौगिक कुचालक होते हैं, क्योंकि मजबूत आयनिक आकर्षण बल के कारण आयन गमन नहीं कर पाते। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कुचालक होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा आयन होता है, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, और इसके वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर पाते। परंतु इन्हीं का विलयन ले लीजिए जल में, या फिर गलित अवस्था में ले लीजिए, तो विलयन में जैसे ही जाता है तो आयन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो विलयन में यह विद्युत का सुचालक हो जाता है।
उसी तरह गलित अवस्था में भी तापमान अधिक होने की वजह से क्या होता है, आयन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, विलयन या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, क्योंकि आयन गमन कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस लॉकडाउन में जरूरतमंद अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।